हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स के अंतर्गत पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ये होता क्या है? अभी हमने देखा, क्रिटिकल एंगल हमने पढ़ा कि विरल सघन माध्यम से जब हम विरल माध्यम में जाते हैं तो जो प्रकाश किरणें होती है वो क्या होती है? अविलंब से दूर भागती है और दूर भागती है। और जब भी आपतन कोण का मान हम लोग बढ़ाते चलते हैं, आपतन कोण का मान बढ़ाते चलेंगे तो एक ऐसी स्थिति आती है जब वो R जो होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो उस केस में ये क्या था? ये क्रांतिक कोण था। क्या था? क्रांतिक कोण। मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरणें अविलंब से दूर भागती है। पहला कंडीशन ये है। और इसको हम I का मान इतना हमने बढ़ा लिया कि R जो है 90 हो जाए। मतलब ये जो है जब R 90 डिग्री हो जाए, मतलब इसी रे पे ये इस पे जाने लगती है, अपवर्तित होने लगती है। तो इस सिचुएशन में I जो होता है वो IC कहलाता है। मतलब इसी आपतन कोण का मान को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं, जब R का मान 90 डिग्री हो जाता है तब। अच्छा, अब ये यदि हम इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ावे तो क्या होगा? यानी क्रांतिक कोण का जो मान था उस पर क्या हो गया? ये आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा तो ये R का मान 90 डिग्री हो गया। और लेकिन यदि अब इसी IC से थोड़ा सा और इसको बढ़ाया जाए, इससे थोड़ा सा और इसको यदि बढ़ाया जाए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति आ जाती है। मतलब क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी यदि I का मान यदि हम लोग बढ़ाते हैं, ये जो क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी वैल्यू यदि इस आपतन कोण का मान हम लोग बढ़ाते हैं तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब क्या होता है? जब सघन माध्यम में वो प्रकाश किरणें परावर्तित हो जाती है। यहाँ पे अपवर्तित होती नहीं है, यहाँ पे परावर्तित ही हो जाती है। परावर्तित, क्योंकि सघन माध्यम में पुनः ये वापस आ गई है। फर्स्ट केस में क्या था? वो इसका जो इंटरफेरेंस था उसी पे वो मतलब जा रही थी, तो वो सेकेंड मीडियम को टच कर रहा था वहाँ पे, यानी कि ये R90 बन रहा था। अपवर्तित किरणें वो थी, लेकिन ये यहाँ पे अपवर्तित किरणें थी, ये अपवर्तित थी। लेकिन जब हमने क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी मान इसका हमने बढ़ाया तो हमने क्या देखा? वो सघन माध्यम में वो किरण जो है, जो ये आपतित किरण है, ये क्या है? आपतित जो किरण है, ये आपतित किरण है, वो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, परावर्तित हो जाती है। तो इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब जब देखते हैं यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण का जो मान है उससे बढ़ा दिया जाए तो क्या देते हैं कि प्रकाश की किरण है उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है और परावर्तन के जो नियमों का वो पालन करने लगती है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। मतलब सघन माध्यम में जो आपतन कोण का जो मान था, यानी I ये पूरे, और ये हो गया अब R। इसी सिचुएशन को हमने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे TIR को हमने यहाँ दिखलाया है कि ये अब I वो क्या है? ये मान लेते इसी को हम लोग यहाँ दिखलाते थे, ये आपका IC था और ये यहाँ पे थी, 90 डिग्री बन रहा था, ये R यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा था। तो करा कि मतलब दोनों सिचुएशन सेम ही हमने ला लिया है कि यदि अब इसी IC से थोड़ा सा हमने इसका मान हमने बढ़ा दिया तो क्या देखा कि ये जो किरणें हैं वो पुनः उसी माध्यम में ये वापस लौट आती है, इसी माध्यम में पुनः वापस परावर्तित हो जाती है। तो इसी घटनाक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पे टोटली ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्लेक्ट, नाम से स्पष्ट है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे लिखा है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन। मतलब जिस माध्यम से जा रही थी उसी माध्यम में वो वापस लौट रही है यहाँ पे। मतलब सघन माध्यम से में आपतन कोण का मान जो था उसका मान जो है यदि हम क्रांतिक कोण से थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं तो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में आ जाती है। मतलब सघन माध्यम में I यानी आपतन कोण का मान यदि हम क्रांतिक कोण से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो जो किरणें हैं, प्रकाश किरणें, पुनः उसी माध्यम में वो परावर्तित हो जाती है और परावर्तित होती है। और प्रकाश का जो परावर्तन का नियम है I बराबर R, है ना? I बराबर R, यहाँ क्या होता है? I बराबर R, इसको फॉलो करने लगती है। तो इसी घटनाक्रम को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए दो जो है महत्वपूर्ण जो है वो
कंडीशंस, 2 नेसेसरी कंडीशंस फॉर TIR। पहला क्या होना चाहिए, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, इसका उल्टा नहीं, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तभी प्रकाश की किरणें क्या होती है, वो अविलंब से दूर भागती है। यदि इसका उल्टा होगा तो क्या होगा, वो अविलंब की ओर मुड़ेगी, तो कभी होगा ही नहीं। तो पहला कंडीशन, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए प्रकाश किरणें, तभी जाके ये पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। और दूसरा जो केस होना चाहिए वो क्रांतिक कोण से उसका मान बड़ा होना चाहिए आपतन कोण का। जब क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान यानी IC जो है यहाँ पे, ये TIR यहाँ पे हो रहा था, इसमें पहला कंडीशन तो ये होनी चाहिए, सघन से विरल की तरफ जाना चाहिए। और दूसरा जो केस है वो I जो है वो बड़ा होना चाहिए IC से, पहला केस और दूसरा केस ये ऐसा होना चाहिए, सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए तभी जाके वो रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे। और दूसरा जो आपतन कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब तक क्रांतिक कोण पर रहेगा तब तक तो वो तो पुनः उसी माध्यम में तो आएगी नहीं। तो इसके लिए जितने क्रांतिक कोण से उसका मान हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पुनः वो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। एक न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं इसको, और TIR पे बेस्ट ये न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन करा है क्या, इस तरह का डायग्राम आपको दे दिया है, एयर है यहाँ पे, यानी रेयर मीडियम है जिसका जो आवर्तनांक होता है वो 1 होता है, और एक ग्लास है जो कि डेंसर मीडियम है जिसका आवर्तनांक कितना होता है 3/2 है। और आपको दे दिया गया यहाँ पे I का मान दे दिया है कि 45 डिग्री, यानी आपतन कोण का मान है 45 डिग्री। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि डिसाइड वेदर TIR विल टेक प्लेस और नॉट, यानी आपको डिसाइड करने का है कि ये जो सिचुएशन है, ये जो आपका जो सिचुएशन है, ये कंडीशन जो यहाँ पे आपको दे दिया है, ये TIR यहाँ पे होगा या नहीं, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पे होगा या नहीं होगा, तो आपको चेक करना है और डिसाइड करना है कि होगा तो यस A, नहीं होगा तो B नो। तो सबसे पहले TIR होने के लिए 2 कंडीशन चाहिए। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जो वो प्रकाश किरणें को जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है, और एयर क्या है, रेयर मीडियम है। तो यहाँ पे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, इंसिडेंट रे क्या है, डेंसर टू रेडियर है, मतलब यहाँ पे D2R, यानी कंडीशन जो होना चाहिए पहला D2R, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए, तो जा रहा है यहाँ पे, तो ये आपका सही है। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, आपतन कोण जो है बड़ा होना चाहिए क्रांतिक कोण से ना, यानी I का मान जो है बड़ा होना चाहिए IC से होना चाहिए। अब इस कंडीशन को हम लोग चेक करते हैं कि I आपतन कोण का मान जो है वो 45 डिग्री वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा है या नहीं, तो उसके लिए क्रांतिक कोण का मान तो निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, sin IC बराबर μR/μD हमने पढ़ा है। तो μR का मान कितना, रेयर मीडियम में जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1 दे दिया है, और ग्लास का जो डेंसर मीडियम में है ग्लास, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया 3/2 दे दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 आ गया, यानी sin IC का मान 2/3 आ गया। अच्छा, तो यहाँ पे यदि हम लोग चेक कर सकते हैं, यदि I ग्रेटर देन IC को यदि हमको चेक करना हो, I ग्रेटर देन IC, ये कंडीशन को चेक करने के लिए हम लोग दोनों तरफ साइन लगा सकते हैं, मतलब sin I जो है ग्रेटर देन sin IC होना चाहिए। चलो इसको हम भी छोड़ देते हैं, मतलब sin I ग्रेटर देन sin I होना चाहिए, मतलब ये कंडीशन को चेक करने के लिए हमने दोनों तरफ साइन लगा दिया, मतलब ये इससे बड़ा होना चाहिए। sin I का मान यहाँ पे कितना है 45 डिग्री, sin 45 डिग्री बड़ा होना चाहिए sin IC से, और sin IC का मान यहाँ पे हमने कितना निकाला है 2/3 निकाला है, और यहाँ पे sin 45 1/√2 होता है, और इसी 1/√2 का आप यदि सॉल्व कीजिएगा तो 0.707 होता है, और 2/3 को सॉल्व कीजिएगा 0.66 ये होता है। इसको हमने सॉल्व किया है, तब फिर हमने वैल्यू यहाँ पे लिखा है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कंडीशन क्या दिख रहा है 0.7 और ये 0.66, तो ये बड़ा है और इससे मतलब ये कंडीशन सही है, इसका मतलब ये भी कंडीशन क्या है, सही है। कहने का मतलब TIR होने के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए था। पहला तो डेंसर टू रेयर मीडियम उसको जाना चाहिए था प्रकाश किरणों को, वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। और सेकंड जो कंडीशन होना चाहिए, आपतन कोण का मान जो है बड़ा होना चाहिए था क्रांतिक कोण से, और वो भी हमने यहाँ पे देखा कि वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों ही कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब ये जो सिचुएशन दिया गया है इस केस में ये TIR को ये सेटिस्फाइड करता है, यानी देखेंगे यहाँ पे यस। ठीक है, आप देख रहे हैं P कुमार ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेज, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है जो ग्राफ ऑफ फंक्शन, उसको हमने तो बहुत तक लिया है, हमने ड्रॉ किया है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसमें क्लास 12th को खासकर हम टारगेट लेके हम चल रहे हैं इसमें।
तो फिजिक्स थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी का ये जो है कॉमर्स सब्जेक्ट है, इसके लिए थोड़ा सा हम इस पर ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करें कि ये थोड़ा सा विद्यार्थी के लिए फ़ायदेमंद होगा। और मैथ कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसमें कि कुछ कम स्टूडेंट इसमें होते हैं अभी, तो उसके लिए भी हम मैथ पे अभी थोड़ा हमने काम उसको रोक रखा है। तो हम बहुत जल्द उसमें भी जो है मैथ में डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन, यानी तो हम उसी दो किसी टॉपिक पे हम लोग लेके उसका भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके करें, लाइक करें, सब्सक्राइब तो पहले नंबर से ज़रूर करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को यदि आप क्लिक करते हैं तो ये जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको पता चल पाएगा। और अधिक से अधिक जितना भी सब्सक्राइबर इसमें होता है तो उससे क्या होगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा, हम भी थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करेंगे। और हम चाहेंगे कि मटेरियल की अपने पास कमी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मटेरियल अपने पास है ना, लेकिन थोड़ा सा है कि यदि मेरा मनोबल बढ़ता है, यदि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, दोस्तों के बीच उसको लाइक शेयर करते हैं, तो क्या होगा कि हम भी और ज़्यादा मेहनत करेंगे और बाकी जो सब्जेक्ट है उस पर भी हम जल्द काम करेंगे। थैंक्स।